नमस्कार मित्रों। जनादेश 2024 लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और गिनती हुई वोटों की, जिसमें एनडीए 293 सीट, इंडिया गठबंधन 232 सीट और 18 अन्य विजयी हुए। आखिर पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फार्मूला था अखिलेश यादव जी का, कैसे कामयाब हुआ, आज इसी पे चर्चा करेंगे। और ज़मीनी हकीकत और जातियों का रुख भांपने में कैसे फेल हो गई भाजपा, इस पे चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, भाजपा की तरफ से एक स्लोगन आया था कि अब की बार 400 पार। ये 400 पार का जो नारा था, विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक लाभ लेने की भाजपा की एक रणनीति, जो यूपी में बुरी तरह विफल हुई। कहते हैं चुनाव प्रचार में ज़मीनी हकीकत की अनदेखी और युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर मुखर न होना, पेपर लीक से लेकर स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी की समस्या भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुई। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ज़मीनी स्तर पर दलित ओबीसी जातियों का सटीक जातीय गुणा गणित करके भाजपा को न केवल राजनीतिक मात दी, बल्कि उनकी रणनीति, जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए सबसे बड़ी संजीवनी साबित हुई। और तमाम जितने मुद्दे थे, भाजपा ने यूपी में 80 में 80 सीट जीतने का जो बड़ा लक्ष्य रखा था, वो कामयाब नहीं हो पाए। बात पूर्वांचल की करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, भाजपा की जो रणनीति थी उसमें तमाम ऐसे रोड़े आए, बड़े नेता बड़बोलेपन में फंसे रहे और ज़मीनी हकीकत को भांपने में राज्य का संगठन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। प्रचार के दौरान भाजपा मतदाताओं, खास तौर पर युवाओं को बड़े पैमाने पर लुभाने में नाकाम रही। मसलन अमेठी में ब्राह्मण समाज के युवाओं में इस बात को लेकर नाराज़गी थी कि उन्हें स्थानीय स्तर पर नौकरी नहीं मिली और तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण उनका भविष्य धर में अटक गया। कहना गलत ना होगा कि भाजपा के घोषणा पत्र में भी युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर कोई प्रभावी वादा नहीं था। और सबसे बड़ी बात जातीय समीकरण की, भाजपा ने पूर्वांचल में जातीय समीकरण की अनदेखी की। राज्यभर से लेकर निषादों व चौहानों में भाजपा सरकार और संगठन को लेकर पहले जैसा जोश नहीं था। चाहे घोसी में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हों या फिर संत कबीर नगर में निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद, सभी के चुनाव में एक संदेश आम रहा कि भाजपा से उन्हें वह तवज्जो नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। ओबीसी राजनीति में भाजपा सपा से पिछड़ गई। भाजपा ने कम आबादी वाले राजभर, चौहान और निषाद पर अधिक फोकस किया, जबकि मजबूती से जुड़े रहे अधिक आबादी वाले कुर्मी और कुशवाहा जातियों को मजबूती से रोक नहीं पाई। ये सबसे मुख्य वजह रही भाजपा की फेल होने की। और अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ ही गैर यादव और ओबीसी जातियों के प्रत्याशियों को उतारकर न केवल कांटे की टक्कर दी, बल्कि रिकॉर्ड जीत हासिल करने में कामयाब रहे। अखिलेश ने न केवल भाजपा से गठबंधन को नकारा, बल्कि इसके लिए संजीदा रणनीति अपनाई। उन्होंने हर उस सीट पर जहां बसपा का दलित वोट बैंक प्रभावी था, वहां ऐसे दलित प्रत्याशियों को खड़ा किया ताकि भाजपा की बसपा के जरिए सेंध लगाने की रणनीति फेल हो सके। पहली बार प्रदेश में सपा
दलितों का वोट हासिल करने में सफल रही। तो मित्रों, ये सबसे बड़ी वजह रही। कहीं कहीं पर हमने सर्वे किया था, जो अम्बेडकर नगर ज़िला है या वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, ऐसे कई स्थानों पे हमने सर्वे किया जहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा से ज़्यादा जो इंडिया गठबंधन था मजबूत स्थिति में था। मोस्टली अम्बेडकर नगर की बात करें तो अम्बेडकर नगर में हमने 24 बाज़ार, ऐसे बाज़ार और चौक पे हमने जाकर डायरेक्ट पब्लिक से मिले, और जो वहाँ का परिणाम उभर कर सामने आया, जो चुनाव के पहले लोग बोलते थे कि इस बार पार्टी नहीं पब्लिक लड़ रही है चुनाव, पूरी तरह हकीकत में ला दिए। और दूसरी बात, जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उसका बहुत प्रभाव पड़ा। क्षेत्रीय मुद्दे स्थानीय नेतृत्व के नतीजों पर हावी रहे। लोकसभा चुनाव की तस्वीर ने कई भ्रम तोड़ दिए। एक तरफ भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे 400 सीट हासिल करने की जो उम्मीद पाल रखी थी, वह ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वहीं कांग्रेस के जिस गठबंधन को कमतर आंकने की कोशिश की गई, वह भी गलत साबित हुई। यूपी में सपा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, आंध्र में तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु में द्रमुक का आगे रहना और केरल में यूडीएफ, हर जगह संदेश एक ही है कि लोगों ने क्षेत्रवाद, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे और स्थानीय नेतृत्व को सबसे प्रमुख रूप से तवज्जो दिया। हम और आप अक्सर ये देखते हैं, चुनाव के समय बहुत से ऐसे नारे आते हैं। उन नारों में एक नारा, जब अम्बेडकर नगर में रैली था तो अखिलेश यादव जी आए थे, जब एक लोकगीत के माध्यम से पब्लिक झूमते नज़र आए, समाजवादी पगड़ी, समाजवादी पगड़ी। तो अब यह मिथक बनता जा रहा है कि भाजपा बहुत मजबूत है और उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस का साथ लेकर जिस तरह से भाजपा को कड़ी टक्कर दी और जो नतीजे सामने आए हैं, उससे यह मिथक टूट गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर जो प्रदर्शन किया है, उसका बहुत बड़ा संदेश है। एक तरफ राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा था, तो दूसरी तरफ संविधान, रोजगार और किसान का मुद्दा था। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने आरक्षण, संविधान, रोजगार और अन्य स्थानीय, जातीय और क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पीढ़ियों को भरोसा देने में भी यह गठबंधन कामयाब रहा। राम से ज़्यादा रोटी का मुद्दा छाया रहा। यह कह सकते हैं कि संविधान, नौजवान और किसान का मुद्दा जिस तरह से चला, उसने राम से ज़्यादा रोटी के मुद्दे को केंद्र में ला दिया। हाशिए पे जा रहे मुद्दे अचानक केंद्र में आ गए और चुनाव नतीजों से साफ हो गया कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। महंगाई, रोजगार पर भी बात करनी होगी। इसके साथ ही पिछड़ों और दलितों की कीमत पर हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावी नहीं हो सकता। तो सोच सकते हैं, ये हुआ चुनाव का परिणाम। अच्छा, एक चीज़ देखेंगे हम लोग कि क्षेत्रीय दलों की ताकत कैसे बढ़ी। क्षेत्रीय दलों की ताकत इस चुनाव में बढ़ने का जो मुख्य कारण था कि कई मुद्दे थे, क्षेत्रीय मुद्दे थे, स्थानीय जो पहचान था नेतृत्व के आधार पर, वो बढ़त बनाई। महाराष्ट्र में भी उन क्षेत्रीय दलों ने अपनी ताकत दिखाई जिनकी राज्य के साथ पहचान जुड़ी थी, चाहे वह उद्धव की शिवसेना हो या पवार की एनसीपी। इनकी ताकत से सीधा नुकसान भाजपा को हुआ। शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट को लेकर एक सहानुभूति
देखने को मिली। एनडीए के साथ वाले क्षेत्रीय दलों ने भी अपना दमखम दिखाया और इससे साफ है कि नई सरकार में उनकी भूमिका काफ़ी अहम होगी। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में और नीतीश ने बिहार में अपनी ताकत दिखाई। इनके आगे बढ़ना साफ संकेत है कि अब सिंगल पार्टी डोमिनेंस का ज़माना नहीं रहेगा। तमिलनाडु में द्रमुक का आगे रहना और केरल में यूडीएफ हर जगह एक ही संदेश है कि क्षेत्रवाद, गरीबी, जातीय गठजोड़, बेरोजगारी के मुद्दे और स्थानीय नेतृत्व अहम साबित होते हैं। मुद्दों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ कितना प्रभावी रह गया है, आने वाले दिनों में इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नई सरकार क्षेत्रीय दलों और मुद्दों की अनदेखी नहीं कर सकती। जिस तरह के हनक के साथ क्षेत्रीय दल प्रभावी हुए हैं, उससे सुधारों का एजेंडा और एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दों पर इन दलों की राय को नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। पूरे चुनाव में एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी चर्चा हुई। इससे क्या विपक्ष को कोई सहानुभूति मिली, यह भी नतीजों के आईनों में देखना होगा। कांग्रेस के सधे हुए प्रचार और राहुल गांधी की यात्राओं का असर भी दिखा। उनकी खुद की बदली हुई छवि का सकारात्मक असर कांग्रेस के प्रदर्शन पर हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पिछला चुनाव अमेठी से हार गए थे। यह चुनाव उन्होंने गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से जीता और अमेठी सीट भी परिवार के भरोसेमंद को मिली है। कांग्रेस इन नतीजों का फ़ायदा अपने विस्तार के लिए उठाएगी ज़रूर। कई जगह ये भी चर्चा चली कि एग्जिट पोल की जो विश्वसनीयता थी उसमें भारी कमी आई और कहीं पर जो कई दल बदलू जीते तो कई नाकामयाब रहे। ऐसे ढेर सारे प्रसंग आए और दिन भर हम लोग चर्चा करते रहे। लेकिन कुल मिला के आज का जो सबसे बड़ा समीकरण उठकर सामने आया वो यूपी में सपा का पीडीए सुपर हिट। जब अखिलेश यादव जी शिव बाबा आए थे तो वहाँ से हमारा प्रसारण था हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि पूरा रिकॉर्डिंग हुआ था। उस समय भी एक स्लोगन था, अब की बार पीडीए सरकार। उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फार्मूला सुपरहिट साबित हुआ। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में सर्वाधिक सांसद भेजने वाला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के अलावा दलित व ओबीसी की कई बिरादरियों ने भाजपा का साथ छोड़ सपा व कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस पीडीए फार्मूले के अलावा बेरोजगारी, महंगाई, स्थानीय स्तर पर विधायक से लेकर प्रधानों द्वारा जरूरी विकास कार्य न कराए जाने से उपजी वोटरों की नाराजगी भी भाजपा यानी एनडीए के नुकसान की वजह बनी। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी और 80 लोकसभा सीटों से भाजपा को आधे से भी कम 33 सीटों पर समेट कर रख दिया। सपा प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के कुल नतीजों की बात करें तो सपा ने 37, भाजपा ने 33 और कांग्रेस ने 6 और रालोद ने 2, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने 1 और अपना दल सोनेलाल ने 1 सीट जीती। इस तरह से सपा कांग्रेस की साझेदारी यानी इंडिया गठबंधन को प्रदेश में कुल 43 सीट मिली, जबकि भाजपा के एनडीए गठबंधन को केवल 36 सीट। सोच सकते हैं गजब का उलटफेर हुआ। देख सकते हैं क्या गेम और किस तरीके से समीकरण बना पीडीए का।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पार्टी की शानदार जीत पर कहा है कि यह इंडिया गठबंधन व पीडीए एकता की जीत है। उन्होंने प्रणाम मुद्रा में अपने फ़ोटो भी शेयर किया है और लिखा भी है कि जनता को प्रणाम, जनता को सलाम। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने देश को एक बार फिर से नई राह दिखाई है, नई आस जगाई है। ये संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने और न्याय सुरक्षित कराने की जीत है। ये उनका मैसेज आया था अखिलेश यादव जी का। और बहुत सुंदर जीत। लेकिन 8 ऐसे स्थान जो अवध के हैं जहां पर भाजपा हारी। अवध क्षेत्र में सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को रायबरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, अमेठी, सीतापुर, खीरी, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर सीटों पर विजय मिली, जबकि गोंडा, कैसरगंज, बहराइच, उन्नाव, हरदोई की सीटें भाजपा के खाते में आई। मतलब अवध अंचल में 8 सीट भाजपा हार गई। और एक आया कि 2024 के महासमर में रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल तो जीत गए, परंतु रामनगरी मसन अयोध्या मंडल के अंतर्गत आने वाली लोकसभा सीटों अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और अंबेडकर नगर में भाजपा हार गई। मतलब राम तो जीत गए, लेकिन राम की नगरी अयोध्या हार गई। लखनऊ से एक न्यूज़ आया था जिसमें राजनाथ सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाई। उनका भी एक मैसेज आया था कि लखनऊ की जनता ने मुझे लगातार तीसरी बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं उन लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। अब बात करेंगे इस सरकार की। तो मोदी तीसरी पारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक जल्दी ही मैसेज दिया था कि एनडीए के इस कार्यकाल में देश उन उत्तम फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा है सरकार बनाएंगे या नहीं, फैसला गठबंधन करेगा। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विश्वसनीयता खो दी है। मैं जनादेश के लिए लोगों को धन्यवाद देती हूँ। शरद पवार का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश के नतीजे गठबंधन के लिए नई दिशा की तरह है। जहाँ जहाँ भाजपा जीती है वहाँ भी जीत का अंतर पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम हो गया है। तो मित्रों, ये एक एनालिसिस था पूरा दिन भर जो उठा-पटक हुआ नतीजों का, और लास्ट में जो समीकरण उभर कर आया सामने वो कुछ इसी तरीके से आया, जिसमें भाजपा मतलब एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की स्पष्ट स्थिति मालूम पड़ी आप लोगों को। और अब चूँकि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए हुए आम चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाले जो भाजपा थी वो एनडीए के साथ सरकार बनाने का रास्ता साफ कर रही है। इसके साथ ही मोदी देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। अब तक यह रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। नतीजों के बाद मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में अपने भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में देश कई बड़े और उत्तम फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। इस बार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का काम होगा। 10 साल बाद केंद्र में गठबंधन की सरकार रही है और उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी बताई। मंगलवार को आए चुनाव नतीजों में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, जबकि एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। इसलिए केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना तय है। साथ ही 10 साल बाद फिर केंद्र में गठबंधन सरकार की वापसी हुई है। वर्ष 2014 में भाजपा ने जब स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई थी
तो माना गया कि 3 दशक से चल रहा गठबंधन सरकारों का दौर खत्म हो गया। 2019 में भी यह सिलसिला कायम रहा, लेकिन 2024 में लौट आया। कहते हैं समय इतिहास को दोहराता ज़रूर है, और फिर दोहराया 2014 का समय। और भाजपा की रणनीति की अच्छी बात रही कि उसने बीते 2 चुनावों में बहुमत के बावजूद सहयोगियों को साथ रखा और उन्हें सरकार में जगह दी। मजबूत गढ़ में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। नतीजों के विश्लेषण से स्पष्ट हो गया कि भाजपा अपने सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। कर्नाटक में भी पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी में टूट का एनडीए को नुकसान हुआ। बिहार में भी उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं रहा। बंगाल में पिछला प्रदर्शन भी कायम नहीं रख सकी। राष्ट्रपति भवन ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 9 जून को एनडीए सरकार शपथ ले सकती है। तो दर्शकों, ये हमारा एनालिसिस कैसा रहा ज़रूर बताना कमेंट करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।